दोस्तों इसके पहले हम लोग ने यहाँ पर जो है क्या देख रखा है, हम लोग ने यहाँ पर आरएल सर्किट के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। वहां पर मैंने आपको जो है एक बेसिक जो है डायग्राम बना करके आपको जो है दिया था, जहां पर आपके पास रेजिस्टेंस ये था और यहाँ पर मैंने इस वे में आपको जो है रिप्रेजेंट किया था कि अगर आपके पास जो है इंडक्टिव सर्किट हो, मतलब वहां पर इंडक्टर रिप्रेजेंट हो और रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट हो, इन दैट केस आपको यहाँ पर सर्किट जो है कुछ इस तरह से आपका जो है डिजाइन हुआ था। क्योंकि वहां पर मैंने आपको जो क्या बोला था कि अगर आपके पास सीरीज सर्किट है तो वहां पर आप हमेशा करंट को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैरेलल सर्किट होगा तो वहां पर आप जो है वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, यही डायग्राम मेरा जो है सेम टू सेम इसके पहले भी हम जो है बना करके आपको जो है दिए थे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस वाले डायग्राम में आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan phi, तो देखिएगा अगर मैं यहां पर जो है tan phi की वैल्यू निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू VL डिवाइड बाई VR। इसी के बारे में मैंने आपको जो पहले भी बताया था। तो यहां पर क्या हो गया, phi इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ VL डिवाइड बाई VR हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, VL को मैं I इंटू एक्सएल लिख सकता हूं, phi इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ I इंटू एक्सएल हो गया डिवाइड बाई I इंटू R हो गया। यहां पर कैंसिल आउट हो, क्या हो गया, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल डिवाइड बाई R, ठीक है, बात क्लियर है। अब ये देखिएगा यहां पर क्या है, आपके पास IR है, यहां पर IXL और यहां पर क्या है, IZ है, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद हमारा जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस ट्रायंगल। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। मैं इसको जो रिप्रेजेंट कर देता हूं और लिख देता हूं उसको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये आपका क्या है, इंपीडेंस ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर क्या है, R है, यहां पर XL है और यहां पर क्या है, Z है। अगर मैं यहां पर जो मल्टीप्लाई कर देता हूं I से, तो I इंटू R हो जाएगा, I इंटू एक्सएल हो जाएगा, I इंटू Z हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू VR, VL एंड V, ठीक है। तो जो चीज इसके पहले थी वही चीज यहां पर भी है, बस सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फाई के बारे में वहां बात करता हूं या फिर फाई यहां पर बात करता हूं, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये आपका जो एक्सिस होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द करंट एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द वोल्टेज V, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हमने जो करंट को रेफरेंस लिया था, इसीलिए मैंने I इंटू R का ड्रॉप इसके फेज में लिखा है, ठीक है ना। इसके फेज का मतलब क्या है, इसको इन फेज बोलते हैं, या फिर जो है फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपका जो है I जो है रेफरेंस हो गया और वोल्टेज क्या है, यहां पर फाई एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, फाई इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट एंड दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अभी मैं आगे चल के उसको और ज्यादा अच्छे से जो डिफाइन भी करने वाला हूं, तो ठीक है। तो इंपीडेंस ट्रायंगल आपको यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपका जो इंपीडेंस ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास क्या क्या होता है, I होता है, उसमें आपके पास क्या होता है, R होता है, XL होता है और Z होता है, ठीक है, R, XL और Z, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये आपका एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू कितना हो गया, Z इज इक्वल टू R प्लस JX हो गया, ठीक है। ये आपका R हो गया, J इसके साथ मैंने जो है क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका जो 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहां पर R से 90 डिग्री लीड कर रहा है कौन, XL, तो इसीलिए मैंने जो है प्लस JX लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपीडेंस Z इज इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस JX हो गया। अच्छा, यहां से अगर मैं जो cos फाई निकालता हूं तो यहां पर क्या होगा, cos फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos फाई विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा, R डिवाइड बाई Z हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर की आप यहां पर डेफिनेशन बस इतनी जो है समझ लीजिए कि यहां पर क्या होता है, जो एंगल आपका जो है फेज, जो आपकी फेज एंगल आती है बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल। अगर उसका हम जो कॉस में कंपोनेंट कर देते हैं, मतलब कॉस ऑफ दैट एंगल, दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। इसको हम लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल बात है। अच्छा, एक बात ये समझिएगा कि व्हाट इज पावर फैक्टर, बहुत ही अच्छी बात समझिएगा। डेफिनेशन तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इट इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, ठीक है। जो आपका एंगल है उसका अगर हम जो कॉस का कंपोनेंट लेते हैं, मतलब कॉस ऑफ दैट एंगल, दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। तो आपको यहां पर क्या मिले, cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z। ये भी आपका जो वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द पावर फैक्टर है। 2-3 फॉर्मूले से मैं भी आपको जो लिख करके दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए, ठीक है। तो पावर फैक्टर बेसिकली आपको जो टर्म्स आपका जो है आया कहां से, तो ये इस बात को समझिएगा कि यहां पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां पर इंपीडेंस में सिर्फ आपके पास R है, देयर इज नो
रिएक्टिव टर्म, देयर इज नो इंडक्टिव टर्म। अगर आपके पास इंडक्टिव टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्सएल इज इक्वल टू 0 मान लूं, इन दैट केस आप देख सकते हैं कि यहां पर z विल बी इक्वल टू r हो जाएगा, और यहां पर अगर आपका जो z इक्वल टू r हो जाएगा तो cos ऑफ फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, z डिवाइड बाई z, दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको जो है पावर फैक्टर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब क्या है, अगर प्योरली रजिस्टिव हो तो उस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बात क्लियर है। इसका मतलब क्या है, द पावर फैक्टर फॉर द रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज फॉर द रेजिस्टिव। ठीक है, बात क्लियर है। जैसे सिर्फ मैंने यहां पर रेजिस्टेंस बना दिया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज और जो करंट होगा वो आपका सेम फेज में होगा। इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया सर, एंगल विल बी इक्वल टू 0 होगा। इट मींस दैट फाई विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, cos ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस इज द यूनिटी पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस इज द यूनिटी पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मेरे पास यहां पर क्या है आरएल सर्किट है तो इसका मतलब क्या, यहां पर फाई कुछ ना कुछ आएगा। अगर यहां पर फाई कुछ ना कुछ यहां पर आएगा तो मतलब cos ऑफ दैट एंगल होगा। और cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, तो हमेशा उसकी वैल्यू उससे कम ही आएगी, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। पावर फैक्टर कैन बी मैक्सिमम 1 फॉर ओनली द रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और अगर मान लीजिए यहां पर आरएल सर्किट है तो इसका मतलब क्या, यहां पर कुछ ना कुछ एंगल आएगा। अगर यहां पर cos ऑफ 45 डिग्री, cos 30 कुछ भी आप लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, पावर फैक्टर इट इज द, इसको हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इट इज द कंपैरिजन। ये आपका जो कंपैरिजन हो रहा है विद द रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट अगर आपका है तो वहां पर क्या है, उसका जो है पावर फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बट अगर आपके पास आरएल सर्किट है या फिर कोई भी और सर्किट अगर आप बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो आपकी एंगल आएगी वो आपकी फाई 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ एंगल होगा। इन दैट केस पावर फैक्टर विल बी समथिंग। ठीक है, तो वो आपका विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू द रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो इसका मतलब क्या है, बस आप इतना समझिएगा कि यहां पर पावर फैक्टर आपका जो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम आपका जो 1 आएगा उससे हमेशा जो है कम ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर cos 30, 45, 60 कुछ भी लेता हूं तो उसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 से कम ही आएगी। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा उसका पावर फैक्टर 1 होगा, बाकी सर्किट का पावर फैक्टर 1 से कम आएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन हम लोग जो है किससे कर रहे हैं, रेजिस्टिव सर्किट से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आपको जो है फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया, व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो ये आपका क्या मिल गया, R/Z। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड वी विल डिस्कस द अदर फॉर्मूला लेटर। ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद हमारा समझिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है पावर ट्रायंगल। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं पावर ट्रायंगल के बारे में, और यहां पर भी पावर फैक्टर को एक बार और डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो पावर ट्रायंगल यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिएगा, अगर मैंने यहां पर जो वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया, यहां पर वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया, एक सर्किट दिया है, ऐसे मान लीजिए एक आपका जो नॉर्मल सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल सर्किट है, इसमें मान लीजिए वोल्टेज यहां पर है और करंट यहां पर है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि जो करंट होगी उसके जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, जो फाई के साथ होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू कॉस फाई, और जो फाई के साथ नहीं होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू साइन फाई। ठीक है, बात क्लियर है। और ये आपका क्या हो गया, आई हो गया। तो इसके आपके जो है 2 कंपोनेंट हो गए, फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया और सेकंड कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो है जहां जहां पर ये आपके जो प्रेजेंट है इसमें मैं जो वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा बात समझिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया OA इज इक्वल टू कितना लिख दिया, OA इज इक्वल टू आई इंटू कॉस फाई हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। OB इज इक्वल टू कितना हो गया, OB विल बी इक्वल टू आई हो गया। OC इज इक्वल टू कितना हो गया, ये मान लीजिए आपका जो C था, तो OC इज इक्वल टू कितना हो गया, OC विल बी इक्वल टू आई इंटू साइन फाई हो गया। ठीक है, दिक्कत नहीं है। सब में मैंने जो है वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, VI cos फाई आ गया, ये क्या आ गया, VI cos फाई आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, V इंटू आई आ गया, ये क्या आ गया, VI साइन फाई आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहां पर क्या है, आपको 3 टर्म्स मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। व्हाट आर दे कॉल्ड। बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या, V इंटू आई इंटू कॉस फाई, व्हाट इज दिस, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, OA जो है दैट इज कॉल्ड एज द VI cos फाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, सिंपल सी बात है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रियल पावर। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओबी है। ओबी इज कॉल्ड एज द V इंटू आई। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओसी है। तो ओसी यहां पर क्या होता है, ओसी विल बी इक्वल टू वी आई साइन फाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर। आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग ने यहां पर क्या किया है, सिंपल सा जो है वोल्टेज और करंट में मल्टीप्लाई किया है। तो V इंटू आई हमेशा हमको जो है पावर देगा, लेकिन V इंटू आई का जो साइन कंपोनेंट होगा वो आपका रिएक्टिव पावर देगा। V इंटू आई का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो हमारा एक्टिव पावर देगा, या फिर जो है रियल पावर देगा। और सिंपल अगर जो V इंटू आई हमने जो मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट विल गिव एज द एपरेंट पावर। ठीक है, बहुत सिंपल मैंने आपको वो जो बात बताई और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, तो ये जो मेरा कंपोनेंट होगा जिसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, दिस विल बी कॉल्ड एज द एपरेंट। ये आपका एपरेंट आ गया। और यहां पर क्या हो गया, अगर मैंने यहां पर वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव पावर हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है बोलते हैं रियल पावर या फिर एक्टिव पावर, बोथ बोलते हैं। और यहां पर क्या आ गया, V इंटू आई इंटू साइन फाई आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और इसको आपको जो है दिमाग में रखना ही पड़ेगा, बहुत ही सिंपल बात है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या है, इसके जो है यूनिट्स क्या क्या होते हैं, ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसके यूनिट्स भी वन बाय वन मैं आपको जो है बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर क्या बताया था कि एक्टिव पावर क्या होता है। तो फर्स्ट क्या हो गया, एक्टिव पावर हो गया, एक्टिव पावर। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर किससे शो किए थे, वी आई कॉस फाई से शो किया था। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, वॉट, किलोवाट। ठीक है ना, क्या होता है, वॉट और किलोवाट और मेगावाट। ठीक है, जो भी यहां पर आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग्स। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, रिएक्टिव पावर है। तो रिएक्टिव पावर की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है, तो रिएक्टिव पावर विल ऑलवेज बी इन वी आई साइन फाई। ठीक है, वी आई साइन फाई, इसको हम हमेशा हम लोग जो किससे दिखाते हैं, वी आई साइन फाई से दिखाते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवार होती है या फिर वार्स होती है या फिर मेगावार भी हो सकती है। वार का मतलब क्या था, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वार का मतलब क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वार। तो मतलब वार का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, एपरेंट पावर है। ध्यान दीजिएगा, एपरेंट पावर है। ठीक है, एपरेंट पावर है। और एपरेंट पावर की जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी, V इंटू आई, दैट इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर। क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर हमको जो है मिल गया, पावर के तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, वी आई साइन फाई, वी आई कॉस फाई एंड V इंटू आई। ठीक है, और ये तीनों चीजें आपको दिमाग में एज इट इज रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जब आपको जो है सर्किट बताया था, जहां पर मैंने जो है RL सर्किट बताया था इसके पहले जस्ट। ठीक है, RL सर्किट जब मैंने आपको जो बताया था तो वहां पर मैंने एवरेज पावर की वैल्यू वी आई साइन फाई दिखाई थी, एवरेज पावर की वैल्यू वी आई इंटू कॉस फाई दिखाया था। ठीक है ना, तो एवरेज पावर अगर जो वी आई इंटू कॉस फाई आया था, मतलब क्या है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ रेजिस्टेंस आपको जो है पावर कंज्यूम कर रहा है, एंड दैट पावर इज कॉल्ड एज द एक्टिव पावर और द रियल पावर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जिस पावर को कंज्यूम करता है उसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। एंड उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी आई इंटू कॉस फाई होता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट, किलोवाट और मेगावाट यूनिट होती है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बात है। तो रेजिस्टेंस में हमेशा आपका एक्टिव पावर ही कंज्यूम होता है, और वो भी आपका लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ द हीटिंग। ये हीटिंग में आपका जो है डिसिपेट हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर को हमको यहां पर जो देखना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिव पावर जो होगी वो हमेशा आपकी इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के पास होती है। ठीक है ना, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के पास होती है। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर या फिर कैपेसिटर जो होते हैं वो आपके जो है रियल पावर को जो कंज्यूम या फिर डिसिपेट नहीं करते हैं, बट इंडक्टर या फिर जो कैपेसिटर होते हैं वो आपके क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को लेते हैं या फिर जो है देते हैं। ठीक है ना, एक साइकिल में लेंगे और दूसरे साइकिल में जो डिसिपेट कर देते हैं। तो रिएक्टिव पावर की जो
यूज आता है वो सिर्फ आपका जो है इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में आता है, और रियल पावर का जो आपका यूज होता है वो सिर्फ आपका जो है रेजिस्टेंस में होता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल बात मैंने आपको जो बता दी, और ये आप इजिली रिमेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरा क्या हो गया, यहां पर जो है पावर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ट्रायंगल। इसमें हमारे पास जो है तीनों पावर्स एक साथ आ गई हैं। Vi इज कॉल्ड एज द अपरेंट पावर, Vi इंटू cos phi इज कॉल्ड एज द ट्रू पावर और द एक्टिव पावर, एंड Vi sin phi इज कॉल्ड एज द रिएक्टिव पावर, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा तो ये आपका क्या हो गया, पावर का ट्रायंगल हो गया, और इसको आपको जो है एज इट इज दिमाग में रखना, और सिंपल है, कोई यहां पर दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर मैंने आपको जो बता दिया है कि यहां पर जो आपका एक्टिव पावर होगा वो सिर्फ आपका जो रेजिस्टेंस जो कंज्यूम करेगा, और रिएक्टिव पावर आपके जो है इंडक्टर या फिर कैपेसिटर जो कंज्यूम करेंगे। उसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो मेरा एक्टिव पावर का फॉर्मूला आया है उसको हम लोग देखिए पी से दिखाते हैं। एक्टिव पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द पी सिंबल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है। रिएक्टिव पावर को हम लोग जो है Q से दिखाते हैं, V इंटू आई इंटू साइन फाई, ठीक है। और यहां पर अपरेंट पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द S साइन, S इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। बात क्लियर है। ये आपका किस में हो गया, किलोवाट में मान लीजिए ले लिया, यहां पर किलोवार में ले लिया, और ये आपका क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर में हो गया, VA में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब समझिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास प्योरली रेजिस्टिव लोड है, सिर्फ आपके पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस फेज में आपका वोल्टेज है उसी फेज में आपका जो है करंट भी रहेगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। मैं यहां पर पुट करता हूं, ठीक है ना, तो देखता हूं यहां पर क्या होगा। तो P विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, V इंटू आई इन केस ऑफ द रेजिस्टिव लोड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, Q निकालना है, तो Q यहां पर कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो V इंटू आई इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन केस ऑफ द प्योरली रेजिस्टिव लोड। तो S यहां पर कितना आ जाएगा, V इंटू आई, ठीक है। तो यहां पर P और S प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा एक बात आप मुझको ये बताइए, what is this, this is called as the this is called as the apparent power. What is this, this is called as the true power which can be represented with the P symbol. And what is this, this is the reactive power which is represented by the Q symbol, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखूं तो यहां पर कैसे लिख सकता हूं, तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस होगा, लेकिन इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो S इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं P प्लस जे क्यू, ठीक है ना, P प्लस जे क्यू, ठीक है ना। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, P प्लस जे क्यू। अच्छा ये आपका जो ऊपर रहेगा तो प्लस रहेगा, नीचे रहेगा तो माइनस रहेगा। मतलब क्या देखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहां पर बेसिकली क्या है, ये चीज यहां पर जो रिप्रेजेंट की गई है, अगर ये ऐसे होता, ये मान लीजिए ये आपका क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई, और ये क्या हो गया, V इंटू आई इंटू साइन फाई, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपका जो है V इंटू आई आ गया, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं जो लिखता है S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, जो Q हो रहा है, ये आपका क्या है, Q है, वो आपका P से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो P प्लस जे क्यू लिखा है, ठीक है ना। अगर ये नीचे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, P माइनस ऑफ जे क्यू हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, एंगल कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले जब अगर ऊपर में ले रहा हूं तो पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे लूंगा तो क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको ऊपर लूंगा तो प्लस लिख दिया, अगर मैं इसको नीचे ले लिया तो यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसको मैं जो है P माइनस ऑफ जे क्यू लिख सकता हूं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू और S इज इक्वल टू P माइनस ऑफ जे क्यू। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ट्रायंगल है, कौन सा, पावर ट्रायंगल है, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा तो यहां पर मेरे पास अगर मैं सिर्फ रेजिस्टिव लोड लिया था, तो इन दैट केस हमको यहां पर सिर्फ जो है एक्टिव पावर या फिर जो है रियल पावर मिल रहा है, और वही अपरेंट पावर के इक्वल है। मतलब क्या है, S इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, P मिल रहा है, बिकॉज द Q वैल्यू इज 0। तो जो भी आपका अपरेंट पावर होगा विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक्टिव पावर इन केस ऑफ द प्योरली रेजिस्टिव लोड, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा अगर मेरे पास यहां पर प्योरली इंडक्टिव लोड होता, तो अगर मेरे पास सिर्फ यहां पर इंडक्टेंस प्रेजेंट होता, तो यहां पर कैसा आपकी
इक्वेशंस बनती। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास यहां पर सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट है, इन दैट केस वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपका जो है मायने रखता है। तो वोल्टेज अगर मैं जो देखूंगा तो इंडक्टर में क्या हो रहा है, आपकी करंट जो है लैग कर रही है कितने एंगल से, एग्जैक्टली 90 डिग्री से। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं जो है एक्टिव पावर निकालूं तो यहां पर कितना होगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, एंड हियर द एंगल इज व्हाट, एंगल इज 90 डिग्री। सो cos 90 विल बी इक्वल टू 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक्टिव पावर आपको जो है कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी अगर आपका जो है प्योरली इंडक्टिव लगा है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू साइन फाई। अब यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा यहां पर, V इंटू आई इंटू साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू V इंटू आई आ जाएगा। अच्छा, एपरेंट कितना आएगा, S इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव में सिर्फ आपके पास रिएक्टिव प्रेजेंट है, एक्टिव प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एपरेंट तो रहेगा, वो एपरेंट तो जो है सब में रहेगा, बात क्लियर है। लेकिन जो आपका एक्टिव है या फिर जो रियल पावर है वो सिर्फ आपके पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, और रिएक्टिव पावर जो होगा वो आपके पास जो है इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि कैपेसिटर में क्या होगा, आपकी करंट जो है लीड करेगी कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से लीड करेगी। इसका मतलब क्या है, वहां पर फाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट ओनली द वैल्यू ऑफ द रिएक्टिव पावर, यू विल नॉट गेट द वैल्यू ऑफ द एक्टिव पावर इन केस ऑफ द प्योरली कैपेसिटर लोड। ठीक है, तो यहां पर बात आपको ये बात जो समझ में आ चुकी है, एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो इस बात को आप जो दिमाग में रखेंगे कि रेजिस्टेंस सिर्फ आपका जो एक्टिव पावर कंज्यूम करता है, और इंडक्टर एंड कैपेसिटर आपके रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं और देते हैं, यहां पर लेते भी हैं और जो है देते भी हैं। ठीक है ना, तो वो बात भी आपको जो दिमाग में रखना है। ठीक है ना, अब यहां पर देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर फैक्टर। अच्छा, एक बात यहां पर देखिएगा, इस वाले में ही अगर मुझको यहां पर जो है पावर फैक्टर निकालना होता, मतलब बेसिकली हम लोग यहां पर पावर फैक्टर जो शो करते हैं वो जो है cos फाई से शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझको यहां पर निकालना है, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो भी मैं यहां पर जो पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए कैसे, यहां पर cos फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, V इंटू आई इंटू cos फाई डिवाइड बाई V इंटू आई। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां पर कैंसिल आउट कितना आ गया, cos फाई विल बी इक्वल टू cos फाई आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, ध्यान समझिएगा, मैंने यहां पर क्या लिखा है, cos फाई मतलब क्या लिख दिया है, cos फाई मतलब यहां पर मैंने जो पावर फैक्टर लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू, मैंने लिखा है ट्रू पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर, एस का मतलब क्या है, एपरेंट पावर। क्या इससे मुझको पावर फैक्टर मिलेगा, लेट अस फाइंड इट आउट, देखते हैं क्या होगा। यहां पर cos फाई विल बी इक्वल टू ट्रू पावर, यहां पर कितना आ जाएगा, V इंटू आई इंटू cos फाई, तो V आई cos फाई डिवाइड बाई कितना आ गया, यहां पर S इज व्हाट, S इज V इंटू आई, यहां पर कितना आ गया, आपको जो है पावर फैक्टर मिल गया। तो पावर फैक्टर का मैंने यहां पर आपको जो दो फॉर्मूला बता दिया, एक R बाई Z बताया है, और नेक्स्ट ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, तो पावर फैक्टर के आपके जो दो फॉर्मूले आपको मिल गए, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द R बाई Z एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, इसको अपने जो दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको जो पावर फैक्टर का एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया। ठीक है, पावर फैक्टर आपको जो दो फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, एक तो R बाई Z मिल गया और एक आपका जो है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर मिल गया। ठीक है, क्लियर है।